हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 11th की वेब डेवलपर की एक सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हम लोग अपने 2 सत्र कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपना पहला सत्र कंप्लीट कर लिया है और दूसरा सत्र कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो है वो तीसरे सत्र पर बात करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 जो हमारा है वेब विकास की मूल बातें, इसके अंदर हम लोग जो है तीसरा सत्र पढ़ने वाले हैं। तीसरा सत्र क्या है? वेब डिजाइन और विकास उपकरण। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम लोग जो अप्रोच यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है वो सारे कवर कर रहे हैं और साथ में हम लास्ट में क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस सीरीज में जो है पार्ट 1 या हम कह सकते हैं सत्र 1 या सत्र 2 नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको पहले कंप्लीट देख लें। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग मॉड्यूल 1 पढ़ रहे थे, तो मॉड्यूल 1 का जो नाम है वो है वेब विकास की मूल बातें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या है, अपना सत्र 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, जिसको हम आईटीईएस के नाम से जानते हैं। दूसरा सत्र हमने जो अपना पढ़ा था, दूसरे सत्र में हमने वेब डिजाइन और विकास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा जो है वो तीसरा सत्र है या थर्ड सेशन है, जिसमें हम वेब डिजाइन और विकास उपकरण या टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं या कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, टॉपिक्स कैसे होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, आगे हम लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि हम इन सारे सेशंस को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको ये और बता दूं कि आप लोग अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 या सेशन 1 और सेशन 2 देखें, ठीक है, तो उसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको इजीली मिल जाएंगे। उसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं भाई, हमारा जो सत्र 3 है इसमें वेब डिजाइन और विकास उपकरण के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम कुछ शॉर्ट नोट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, एचटीएमएल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं 3 नंबर में। सीएसएस से क्या आशय है, छवियां और ग्राफिक्स या वेब ब्राउजर, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं और ये हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर हम इतने जो मॉड्यूल है उसको हम स्टार्ट करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भाई टेक्स्ट एडिटर, है ना। आपको पता है कोई भी कोडिंग जब करी जा रही होती है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है तो सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कोडिंग का होता है। ठीक है, तो कोडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, एक क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकें, प्रोग्राम का कोड लिख सकें या उस कोड को हम क्या कर सकें, एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर की। तो टेक्स्ट एडिटर जो है वो एक प्रकार का भाई क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, जिसका उपयोग क्या करता है, जिसका उपयोग जो है साधारण टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, है ना, और उन फाइल को क्या करने के लिए, संपादित या एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना, संपादित करने के लिए क्या किया जाता है। बात कर लें तो HTML हो गया आपका, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, कोड लिखने में क्या होता है, इनका कोड लिखने में उपयोग होता है ना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तो नोटपैड जो है हम इसका भी यूज करते हैं, VS कोड होता है इसका यूज करते हैं, और सबलाइन टेक्स्ट जो होता है हम इसका यूज करते हैं। तो अलग अलग तरह के जो टेक्स्ट एडिटर है, तो आप एग्जाम्पल में 1 या 2 लिख सकते हैं कोई भी। यह कोड को क्या कर लेते हैं, सेव करके, ठीक है, वेब ब्राउजर में क्या करते हैं भाई, चलाने में मदद करता है। तो 3 नंबर में अगर पूछा जाता है आपसे कभी टेक्स्ट एडिटर, तो आप इतना लिख सकते हैं, सफिशिएंट होगा, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं HTML की। HTML का पूरा नाम आपको याद रखना है, आपसे पिकल वगैरह में खालिस्तान में पूछ सकते हैं कि HTML से क्या आशा है या इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, कई बार आप मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ियां देखते हैं तो वहां भी आपको कई बार फुल फॉर्म वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल रहे होते हैं। तो HTML जो है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक HTTP होता है ना, और एक क्या होता है HTML, मैंने पहले भी आपको बताया था, है ना। तो HTTP को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये करते क्या है, तो HTML जो है ये वेब पेज बनाने की क्या है भाई, मूल भाषा है। ठीक है ना, वेब पेज बनाने की क्या है, मूल भाषा है। ये जो है ये वेब पेज की संरचना या स्ट्रक्चर को तैयार करती है। इसमें टैग्स का यूज किया जाता है। टैग्स जैसे कि HTML है, हेड है, बॉडी है, आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। यह टेक्स्ट जो है इमेज, लिंक आदि को वेब पेज में जोड़ने में भी क्या करती है, मदद करती है ना, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेबसाइट्स में HTML। ठीक है, तीसरा नंबर आता है CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, CSS जो वर्ड है आपको बार बार देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो CSS का जो मतलब होता है या उसका फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS क्या करता है, वेब पेज को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए क्या होता है, उपयोग होता है या उपयोग किया जाता है। ये जो है रंग
फॉन्ट और लेआउट को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है कौन, CSS, ठीक है। HTML के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। वेबसाइट को प्रोफेशनल लुक देता है ना, तो ये हम इतना लिख सकते हैं, सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इमेजेस और ग्राफिक्स, ठीक है। तो वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए इमेज और ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट जो है, ठीक है, वो क्या दिखे, और भी बढ़िया दिख रही हो, या आपका जो वेब पेज है, ठीक है, वो और भी आकर्षक या इंटरेक्टिव दिख रहा हो। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स का और इमेजेस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सामान्य फॉर्मेट की। तो JPG होता है, PNG होता है, GIF होता है, SVG, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं इमेजेस के ना। HTML में हम देखते हैं तो HTML में जो हम इमेज के लिए टैग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, IMG, ठीक है, क्लियर, ये टैग जोड़ा जाता है इमेज के लिए, ठीक है। वेबसाइट की गुणवत्ता और यूज़र अनुभव जो हो, इससे क्या होते हैं भाई, बेहतर होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इंटरेक्शन जो है, ठीक है, ये GUI जो है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो और बेहतर होता है। 5th नंबर पर हम बात कर लेते हैं भाई वेब ब्राउज़र की, है ना। तो वेब ब्राउज़र जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, वेब पेजेस को क्या करता है, ओपन करता है, खोलता है और प्रदर्शित करता है। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये जो है HTML और CSS को पढ़कर वेब पेज दिखाता है ना। एग्जाम्पल हम बात कर लें ब्राउजर्स की, तो हम सबको पता है गूगल क्रोम जो सबसे फेमस है ना, है वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीज है, बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। तो हम एक या दो के एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट दिखाने के लिए क्या होता है भाई, ये आवश्यक होता है। ब्राउजर नहीं होगा तो आप इंटरनेट को है ना एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है वेब विकास मानक। अच्छा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछ ले ना, या 3 नंबर में पूछ ले वेब विकास मानक क्या है, तो 3 नंबर में इतना लिख सकते हो आप, सफिशिएंट होगा। कुछ 1-2 पॉइंट आप और लिख सकते हो, ठीक है। 5 नंबर में अगर आपसे पूछ ले कि वेब विकास मानक क्या है, इनको समझाइए, ठीक है। या आपसे 7 नंबर में पूछ ले कि वेब विकास मानक क्या है, इनको विस्तार से समझाइए, है ना। तो तीनों को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, चाहे हम 3 नंबर की बात कर रहे हो, 5 नंबर की बात कर रहे हो, या 7 नंबर की बात कर रहे हो ना। मैंने आपको बताया हुआ तरीका कि कोई भी टॉपिक है उसको आप इस तरीके से पढ़िए, है ना, या एक एवरेज आप लेकर चलिए कि हम इसको, इस टॉपिक को इतना पढ़ लें जिससे हम 3 नंबर भी आसानी से उसके अंदर से अगर बनता है कभी, तो हम उसको भी लिख पा रहे हो, 5 को भी लिख पा रहे हो, 7 को भी लिख पा रहे हो, है ना। ये चीज़ फिक्स नहीं होती है कि कोई चीज़ 3 नंबर में है तो वो 3 ही नंबर में, कभी कभी हो सकता है कि उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को 5 नंबर में पूछ लिया जाए, है ना। तो उस केस में हमारे पास में मटेरियल नहीं होगा, या उसको हम कैसे लिख रहे होंगे ये हमें आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वेब विकास मानक को हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, वेब डेवलपमेंट स्टैंडर्ड। क्या होता है, तो वेब विकास मानक वे नियम या निर्देशिक या दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन करके वेबसाइट को सही, सुरक्षित, तेज और सभी ब्राउजर्स में समान रूप से चलने योग्य क्या होता है, बनाया जाता है। ये मानक जो होते हैं ये क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसको हम बोलते हैं W3C, है ना। ये भी आप ध्यान रखना, W3C को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये याद रखें आप, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि W3C क्या है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होते हैं, ये निर्धारित किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मुख्य बिंदु। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो इसमें आता है मानकीकृत कोड, है ना। तो HTML और CSS को निर्धारित नियमों के अनुसार क्या होता है, लिखना होता है। फिर आता है क्रॉस ब्राउजर संगतता, यानी वेबसाइट जो है सभी ब्राउजर्स में सही तरीके से चलनी चाहिए। फिर आता है उत्तरदायी डिजाइन, यानी रिस्पॉन्सिव डिजाइन। वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर पर ठीक तरीके से दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल में उस वेबसाइट को चला रहे हो तो हमें, है ना, उसका आधा पार्ट या ना, या एक, है ना, जो इंटरफेस है वो हमें दिख ही नहीं रहा, प्रॉपर तरीके से ऑप्शंस विजिबल नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ मानक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सुलभता, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, यानी दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए भी क्या होना चाहिए, ये उपयोगी होनी चाहिए। सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं। तो सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं, है ना, का हमें क्या होता है, पालन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेज लोडिंग स्पीड, यानी अनावश्यक कोड को बड़ी फाइलों से क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। SEO अनुकूलता, यानी सर्च इंजन के अनुकूल क्या होनी चाहिए, उसकी संरचना होनी चाहिए, जैसे सर्च इंजन के लिए वो सपोर्टिव हो, है ना, या यूजफुल हो, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। तो वेब विकास मानकों का पालन करने से वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल, सुरक्षित, तेज और भविष्य में भी क्या होता है, उपयोग योग्य क्या होती है, बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वेब विकास उपकरण, ठीक है। वेब विकास उपकरण, है ना, वेब डेवलपमेंट टूल्स हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट टूल कह सकते हैं, ठीक है। तो वेब विकास उपकरण वे सॉफ्टवेयर और टूल होते हैं जिनकी सहायता से वेबसाइट्स को क्या होता है भाई, डिजाइन किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, उसका परीक्षण या टेस्ट किया जा सकता है, उसको पब्लिश या प्रकाशित किया जा सकता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेब विकास उपकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है।
मुख्य उपकरणों की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है टेक्स्ट एडिटर, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये क्या होता है भाई, कोड लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे विजुअल स्टूडियो है ना, कोड हो गया, ठीक है। और भी मैंने एग्जांपल आपको भी बताए थे। वेब ब्राउज़र की हम बात कर लेते हैं तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट को देखने और जांचने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। इसको हम गूगल क्रोम कह सकते हैं ना, वेब ब्राउज़र, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स में क्या होता है, तो ब्राउज़र में कोड की त्रुटि को जांचने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। एफटीपी क्लाइंट वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करने के लिए क्या होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे फाइल जिला करके आपका क्या है, एफटीपी क्लाइंट है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, तो कोड में दिए गए बदलावों को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है ना। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी तेज और आसान विकास के लिए क्या होता है, ये उपयोगी होती है। फ्रेमवर्क और क्या है, लाइब्रेरी, ठीक है। डीबगिंग टूल्स त्रुटियों को खोजने और सुधारने के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। इसमें हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि वेब विकास उपकरण वेबसाइट बनाने की पूरी प्रक्रिया को सरल, तेज और क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं तो वेबसाइट के विभिन्न प्रकारों को क्या करिए, समझाइए, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वेबसाइट के विभिन्न प्रकार बताइए, या कोई भी 2 वेबसाइट या 3 वेबसाइट के नाम दे देंगे कि इनमें अंतर बताइए। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट को उनके कार्य और संरचना के आधार पर क्या है, विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है, जिसमें प्रमुख प्रकार जो है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आ जाता है स्थिर वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। अब इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई इसमें जो सामग्री है, जो कंटेंट होता है वो कैसा होगा, स्थिर होगा या फिक्स होगा, है ना, ठीक है। मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपके सामने, एक स्टैटिक या फिक्स क्या होगा, कंटेंट होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, या उस पर काम कर सकते हैं। इसमें केवल होता है HTML और CSS का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। उदाहरण हम देख लें तो एक छोटी सी जानकारी वाली वेबसाइट जो होती है वो कैसी होती है भाई, छोटी जानकारी वाली वेबसाइट स्टैटिक होती है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज वगैरह है ना, या कोई छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनकी जानकारी उनको दिखानी है, या उस पर है ना लिस्ट वगैरह, या बच्चों के नाम या एडमिशन फॉर्म या कोर्सेज शो करने, तो उन्हें सिंपल सी क्या कर ली, स्टैटिक वेबसाइट बनवा ली या बना ली। सेकंड हम बात करते हैं गतिशील वेबसाइट की, या जिसको हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। तो सामग्री जो है वो समय समय पर चेंज होती रहती है या बदलती रहती है ना। उसमें क्या होता है, डेटाबेस और सर्वर साइड भाषा का उपयोग होता है। उदाहरण हम बात कर लें लॉगिन सिस्टम, है ना, या डैशबोर्ड हम बात कर लें, ठीक है। या बहुत सारी आप देखते हो जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, है ना, या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो वो कैसी होती है भाई, गतिशील होती है। वहाँ पर चीज़ें आपको मूव करती हुई दिख रही होगी, है ना, ऐड चलते हुए दिख रहे होंगे, तो उससे आप समझ सकते हो, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम बात कर लेते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट की, है ना। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होती हैं, ऑनलाइन वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए उपयोग करी जाती है। इनमें पेमेंट गेटवे और शॉपिंग कार्ट की क्या होती है, सुविधा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, मीशो है, ये सारे शामिल हो जाएंगे ना। शैक्षणिक वेबसाइट या एजुकेशनल वेबसाइट में क्या होता है, इसमें शिक्षा से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है या उपलब्ध करवाते हैं। ऑनलाइन कोर्स हो गए, नोट्स हो गए, वीडियो है, ये आदि चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। जैसे मान लीजिए बायजूस है ना, या और भी बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5th नंबर पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में क्या होता है, लोगों को आपस में जोड़ने की सुविधा होती है, या लोग आपस में इसमें एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इनमें प्रोफाइल है, मैसेजिंग है, पोस्ट है, इन सब की सुविधा उपलब्ध करवानी होती है। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी होती हैं, ये जिनमें क्या होता है, लोग लेख या समाचार या व्यक्तिगत सुझाव या विचार अपने रखते हैं या उनको लोगों के साथ साझा करते हैं, तो उनको हम ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के नाम से जानते हैं। एक निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन 7 नंबर या में 5 नंबर में पूछा जाता है कि वेबसाइट का प्रकार उसके उद्देश्य और उपयोग के अनुसार निर्धारित होता है, और अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार हम विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों को देख सकते हैं, जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, और संरचना भी क्या होती है, अलग अलग देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस्थेटिक और डायनामिक वेबसाइट्स के बीच क्या अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट भी है, आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, तो 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या हो सकता है 7 नंबर में आपसे पूछ लें कि एस्थेटिक और डायनामिक वेबसाइट्स के बीच अंतर क्या है, विस्तार से बताएं, है ना। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहले आप परिभाषा ले लेंगे, यहाँ पर है ना, मैंने टेबल फॉर्म में भी आगे लगाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है, आपके पास बहुत कम टाइम है, और आप चाह रहे हो कि हमारे मार्क्स ना कटें या पूरे नंबर मिल जाएँ, तो आप उसको टेबल के फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो दोनों को। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको थ्योरी फॉर्म में बताया हुआ है। सबसे पहले परिभाषा जाती है एस्थेटिक वेबसाइट की, कि जिसमें सामग्री स्थिर रहती है और हर उपयोगकर्ता को एक जैसी सामग्री दिखाई देगी। डायनामिक में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें सामग्री जो है उपयोगकर्ता या समय के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है या बदलती रहती है। तकनीक की हम बात कर लेते हैं तो स्टैटिक जो होती है इसमें केवल हम HTML या CSS का उपयोग करते हैं, और डायनामिक जो होती है इसमें HTML CSS के साथ सर्वर साइड भाषाएं जैसे कि PHP है ना, और इन डेटाबेस वगैरह है, इनका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर सामग्री परिवर्तन। तो स्टैटिक जो होती है इसमें बदलाव करने के लिए कोड में संशोधन क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन जो डायनामिक होती है इसमें एडमिन पैनल या डेटाबेस से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं, ये सुविधा दी जाती है। इंटरएक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक जो होता है ये कम इंटरएक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन डायनामिक जो है वो अधिक इंटरएक्टिव होता है, जैसे लॉगिन है, कमेंट है, फॉर्म है, ये बहुत सारी सुविधाएं आपको इसके अंतर्गत मिल रही होती है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर स्पीड की। तो स्पीड जो होती है इसमें स्पीड जो है वो तेज लोड होती है, पर यहाँ डायनामिक की तुलना में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है डेटाबेस कलेक्शन के कारण। लागत की बात कर लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, स्टैटिक जो होगी वो कम खर्चीली होगी और डायनामिक जो होगी उसमें आपको चीज़ें या फीचर्स अधिक मिल रहे होंगे, तो उसमें पैसे भी अधिक लग रहे होंगे। उदाहरण हम देख लेते हैं। तो स्टैटिक में आप देख लो भाई कंपनी की प्रोफाइल है या वेबसाइट्स है जिनमें आपको केवल जानकारी पढ़ना है या सिंपल सी चीज़ें शो करानी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और डायनामिक में आपको क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, तो बड़े है ना प्लेटफॉर्म हम देख सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, फेसबुक है, अमेजन है और भी, ठीक है। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो सरल और छोटी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त होती है, जबकि डायनामिक वेबसाइट जो है ये बड़ी और इंटरैक्टिव या बड़ी परियोजनाओं के लिए क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है, ये मानी जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कि आपके पास एग्जाम में टाइम कम है और आपको मार्क्स पूरे चाहिए हैं, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, टू द पॉइंट या बहुत शॉर्ट में इसको बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ हमने एक कॉलम बना लिया है, यहाँ पर हम आधार बता रहे हैं कि किस आधार पर बात कर रहे हैं। एक साइड हमने स्टैटिक लिखा है, दूसरी साइड हमने डायनामिक लिखा हुआ है। तो स्टैटिक की परिभाषा आप बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे कि यहाँ सामग्री स्थिर रहती है और सभी को समान दिखाई देती है। यहाँ पर सामग्री समय व उपयोगकर्ता के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। तकनीक में आप देख लोगे तो यहाँ HTML CSS आ जाएगा, है ना, उसी को क्या कर दिया, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। HTML CSS के साथ सर्वर साइड भाषा और डेटाबेस भी यूज होता है। सामग्री परिवर्तन में कोड में बदलाव करके अपडेट करना पड़ता है और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एडमिन पैनल में आसानी से बदलाव करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। इंटरएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इंटरएक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। तो ये कम इंटरएक्टिव होती है, सीधी सी बात है भाई, है ना। और यहाँ पर ये अधिक इंटरएक्टिव होती है, ठीक है। गति हम देख लेते हैं, तेज लोड होती है ये, उसके अपेक्षा धीमी होती है। लागत आप बताओगे कम खर्चीली, यहाँ पर अधिक खर्चीली। एग्जाम्पल आप बता दोगे, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ये होगा, ठीक है। एक निष्कर्ष आप बता दोगे, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ये भी आप, है ना, लिखोगे इस तरीके से नहीं रहेगा। वेबसाइट के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग की हम बात कर लें कि वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट अगर बनाना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, कोडिंग का होता है, प्रोग्रामिंग का होता है। बिना या कोडिंग या प्रोग्रामिंग के, हालांकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हमने जो मॉडल पढ़ा उसमें हर एक फेज या हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम किसी चीज़ को मानेंगे तो वो कोडिंग होगी, क्योंकि पूरा खेल इसी का होता है। जो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण वेबसाइट चल रही है, वो सारा खेल किसका होता है, कोडिंग या प्रोग्रामिंग का होता है, ठीक है। तो कोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट बनाने के लिए जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो लिखे जाते हैं, ठीक है। इसी को हम कोड बोलते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई, ना, या प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं, है ना। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं, तो हम उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस ही लिख रहे हैं। वो इंस्ट्रक्शन लिखने ही क्या कहलाते हैं, कोड कहलाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें तर्क या लॉजिक और नियमों के आधार पर वेबसाइट को कार्यशील बनाया जाता है। मुख्य बिंदु की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि वेबसाइट की संरचना के लिए HTML और डिज़ाइन के लिए CSS का उपयोग किया जाता है। वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जैसे कि हम बात कर लेते हैं, PHP से डेटाबेस और लॉगिन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो है वेबसाइट को संरचना, डिज़ाइन और कार्य क्षमता क्या करती है, प्रदान करती है। वेबसाइट के लिए हम बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड विकास उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। हमने फ्रंट एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसके पहले या प्रीवियस सेशंस में पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेबसाइट के लिए जो फ्रंट एंड विकास उपकरण है वो क्या है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन 5 नंबर में अगर बनता है या 7 नंबर में, तो कैसे लिख रहे होंगे कि फ्रंट एंड विकास जो है वेबसाइट के उस भाग से संबंधित होता है जो उपयोगकर्ता को या यूजर को सीधे दिखाई देता है या फ्रंट में दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के टूल्स या उपकरणों या तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HTML को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज की संरचना या स्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग करी जाती है, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं CSS को बोला जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये वेब पेज का डिजाइन, रंग, फॉन्ट, लेआउट को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करी जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है जावास्क्रिप्ट, है ना। तो वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए जैसे कि बटन है, क्लिक है ना, क्लिक बटन है, फॉर्म वैलिडेशन आदि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ये जावास्क्रिप्ट से बनाई जाती है ना। फिर आता है टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर। इसमें कोड लिखा जाता है, उसको संपादित किया जाता है ना। फिर आता है वेब ब्राउज़र और डेवलपर टूल्स। तो
तो वेबसाइट को देखने और त्रुटि या एरर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी तेज और आकर्षक डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम कोड में किए गए बदलावों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। फ्रंट एंड विकास उपकरण वेबसाइट को आकर्षक, उपयोगकर्ता अनुकूल और इंटरेक्टिव बनाते हैं। ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को सरल, तेज और प्रभावी भी बनाते हैं। एक बात ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है, जो हम वेब डेवलपर पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए, तो मैंने यहाँ पर ये कोशिश करी है कि आपको जो भी आंसर्स दिए जाएँ या जो भी टॉपिक दिए जाएँ, उनकी जो भाषा शैली हो वो थोड़ी सी सरल हो और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो और क्या हो, टू द पॉइंट हो। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं पर एग्ज़ाम में हम उतना याद नहीं रख पाते या उतना हम कॉपी में नोट नहीं कर पाते। तो जितना सफिशिएंट है ना, उससे हम थोड़ा सा कम ही पढ़ें, जिससे हम एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकें, कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो, हम याद भी रख पाएँ। और भाषा शैली अगर हम सरल पढ़ेंगे, है ना, और सरल लिखेंगे, तो हमें एग्ज़ाम के अंदर इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। तो है ना, हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वेबसाइट के लिए बैक एंड विकास, है ना। अभी हमने फ्रंट एंड विकास देखा, अब बैक एंड विकास की हम बात कर रहे हैं। तो बैक एंड का मतलब आपको पता है कि बैक एंड जो है किसी वेबसाइट के किसी विकास वेबसाइट बैक एंड विकास जो है वेबसाइट के उस भाग से संबंधित होता है जो उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देता है, परंतु ये वेबसाइट के डेटा, लॉजिक और सर्वर को नियंत्रित करता है। मतलब बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती है, जो टेक्नोलॉजी लगी होती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैक एंड बोल रहे हैं। ठीक है। तो बैकएंड की हम बात कर लें तो भैया इसमें सबसे पहले सर्वर आता है या वेब सर्वर आता है। तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए और उपयोगकर्ता के अनुरोध या रिक्वेस्ट को संभालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सर्वर की आवश्यकता होती है ना। तो एक एग्जांपल लिखा है अपाचे HTTP वेब सर्वर। ठीक है। फिर आ जाता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, है ना। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि लॉजिक्स और डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमें PHP, पाइथन, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता होती है, जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम करती हैं। फिर हम डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस को नियंत्रित या संभालने के लिए हमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसको हम MySQL कह सकते हैं, या डेटा को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। फिर हम बात कर लेते हैं आगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट टूल, है ना। तो डेटाबेस को बनाने और नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, क्या होता है ना, हमें इसकी आवश्यकता होती है। फिर आता है फ्रेमवर्क, तेज और सुरक्षित विकास के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है फ्रेमवर्क की। API का ध्यान रखें, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि API स्टैंड्स फॉर या API क्या है। तो API को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो कौन संभालता है, तो ये API संभालता है। ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम कोड के बदलाव को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जाता है। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि बैक एंड विकास उपकरण वेबसाइट को सुरक्षित, डेटा संचालित और कार्यक्षम बनाते हैं। ये उपयोगकर्ता के अनुरोध को प्रोसेस करके सही जानकारी प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। चलिए, तो ये हमारा थ्योरी वाला सेक्शन था। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं MCQ क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इस 100 मार्क्स में आप देखोगे तो 20% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनमें आपसे विकल्प पूछे जाते हैं या MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या खालिस्तान पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स आपसे पूछे जाते हैं, और मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ियाँ आपसे पूछी जाती हैं। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम अपने हर सेशन में या हर सत्र में कोशिश कर रहे हैं कि उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम लगभग यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने 10-10 क्वेश्चन सारे सेशंस में लिए हुए हैं हर टाइप के। ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछा गया कि वेब विकास में HTML का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है। तो वेब पृष्ठों की शैली का निर्धारण करना नहीं है। ठीक है। सर्वर साइड तर्क या लॉजिक बनाना, ये भी नहीं है। वेब पृष्ठों में अंतर क्रियाशीलता को जोड़ना, ये भी नहीं है। तो क्या है, वेब पृष्ठों की संरचना और सामग्री को परिभाषित करना। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के भी आ रहे हैं कि HTML क्या करता है, वेब पृष्ठों की या वेब पेज की संरचना या स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। ठीक है ना। और इसकी जो सामग्री है इसको परिभाषित। तो हमारा जो सबसे सही आंसर होगा वो क्या होगा, 3rd नंबर का होगा। फिर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा CSS हमने अभी पढ़ा है, इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। तो कौन सा CSS संस्करण जो है वो प्रतिक्रियाशील डिजाइन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर डायनामिक की बात हो रही है ना, प्रतिक्रियाशील या डायनामिक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप देखोगे CSS3 है ना। ठीक है। ये आपको याद रखना कि CSS3 इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है। आगे हम बढ़ जाएं। ES6 है ना, ES6 किस वेब तकनीक से संबंधित है। तो ES6 जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट से संबंधित है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा ES6 है ना, ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, 6 इसको बोला जाता है। आगे हम देख लें क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन से दिशा निर्देश विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ वेब पेज सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ये भी हमने भी थोड़ी देर पहले
डिस्कस किया हुआ था, है ना, कि ये मानक जो है उसके अंतर्गत इसको भी शामिल किया जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो WCAG है ना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी, है ना, क्या बोला जाता है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, ठीक है, इसको बोला जाता है WCAG, है ना। याद रखेंगे आप, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ या एक्सेसिबल जो सामग्री जो है उसको एक्सेसिबल या सुलभ बनाने के लिए उपयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ जाएं तो वेब विकास में HTTPS का उपयोग क्यों आवश्यक है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि HTTP जो होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है, इसका सही आंसर होगा ये डेटा सुरक्षा और SEO के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। ये सारे आंसर आपके नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विभिन्न स्क्रीन आकारों और उपकरणों के अनुसार अनुकूलित वेबसाइटें बनाने के लिए कौन सी मानक पद्धति जो है वो अपनाई जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट। क्या आता है, प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट को अपनाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेब विकास में परिवर्तनों को ट्रैक करने, सहयोग करने और कोड संस्करण प्रबंधन के लिए कौन सा उपकरण सामान्यतः उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस भी किया था, इसको हम बोलते हैं GIT। क्या बोलते हैं, GIT, इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे तो निम्न में से कौन सा फ्रंट एंड जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। हम सही आंसर क्या लगाएंगे, रिएक्ट, है ना, तो REACT, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। PHP भी नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड वाला करेक्ट होगा। वेब विकास में कंटेंट मैनेजमेंट या CMS जिसको बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है सामग्री निर्माण और प्रबंधन को सरल बनाना, सामग्री निर्माण और प्रबंधन को सरल बनाना। वेब एप्लीकेशन परीक्षण और स्वचालन जिसको बोलते हैं ऑटोमेशन के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो ऑटोमेशन के लिए हम उपयोग करते हैं सेलेनियम। किसको उपयोग करते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, सेलेनियम, है ना। ऑटोमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सेलेनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खालिस्तान या फिल इन द ब्लैंक्स, हम देख लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके 10 है ना। HTML वेब विकास की नींव है, बिल्कुल सही, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि HTML जो वेब विकास की नींव है, जो वेब पृष्ठों की खालिस्तान और सामग्री को परिभाषित करती है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्ट्रक्चर, है ना, वेब पृष्ठों के स्ट्रक्चर और सामग्री को परिभाषित करने का काम करते हैं। CSS3 में उन्नत शैली निर्धारण की विशेषताएं होती हैं और यह सामान्यतः खालिस्तान डिजाइन के लिए उपयोग ही होता है या प्रयुक्त होता है। तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए प्रयुक्त होता है। 3 नंबर आ जाता है जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब पृष्ठों में खालिस्तान और कार्य क्षमता को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं इंटर एक्टिविटी, क्या बोल सकते हैं, वेब पृष्ठों में इंटर एक्टिविटी, है ना। अभी हमने पढ़ा भी है कि वेब पृष्ठों में इंटर एक्टिविटी के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। 4th नंबर पर आता है वेब विकास में खालिस्तान और SEO के लिए HTTPS का उपयोग किया जाता है। तो वेब विकास में हमने देखा था डेटा सिक्योरिटी, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डेटा सिक्योरिटी और SEO के लिए हम क्या करते हैं, HTTPS का प्रयोग करते हैं। 5th नंबर पर देख लेते हैं प्रतिक्रियाशील डिजाइन में ऐसे खालिस्तान बनाए जाते हैं जो मीडिया क्वेरीज और डिजाइन सिद्धांतों के माध्यम से विभिन्न स्क्रीन आकारों और उपकरणों के अनुसार अनुकूलित होते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं भाई, तो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है, वेबसाइट्स या वेब पेजेस बनाए जाते हैं। तो आप वेबसाइट्स लिख सकते हैं कि वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हेडर है ना, सेक्शन है। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, इस तरीके के टैग तुमने अभी पढ़ा था कि जो HTML लैंग्वेज है उसमें हम इस तरह के टैग्स यूज करते हैं ना, ठीक है। ये दोनों साइड से क्लोज होते हैं और बीच में ये लिखा जाता है, ठीक है। तत्वों का उपयोग ब्राउजर और डेवलपर्स दोनों के लिए सामग्री की संरचना को स्पष्ट करने में क्या होता है, सहायक होता है।
7 नंबर पर हम बात करते हैं HTML जो है ये क्या है, वेब विकास की नींव है ना। फिर हम बात कर लेते हैं ECMA स्क्रिप्ट है ना, या जिसको हम ES6 के नाम से जानते हैं, ठीक है। खालिस्तान का एक नवीनतम मानक है। तो अभी हमने देखा था ये किसका है, जावा स्क्रिप्ट का क्या है, एक मानक है, जावा स्क्रिप्ट का एक नवीनतम मानक है। पाइथन एक बहुपरीय खालिस्तान प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपनी सरलता और पठनीयता के लिए जानी जाती है ना। तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना, मल्टीपर्पज़ है ना, हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान डेटाबेस बनाने, अद्यतन करने और क्वेरी के लिए आवश्यक है जो वेब अनुप्रयोगों को स्टोर करता है। तो क्या आ जाएगा आपका डेटाबेस के अंदर, SQL आ जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलो आगे हम देख लेते हैं। तो आपको मिलेंगे यहाँ पर ट्रू फॉल्स है ना, ये भी 10 क्वेश्चन हैं। CSS3 का उपयोग मुख्यतः स्टैटिक वेब पेजों के निर्माण के लिए किया जाता है क्या, तो नहीं किया जाता, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ना, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है, बिल्कुल है, ठीक है, जो वेब पृष्ठों में अंतः क्रियाशीलता और कार्यक्षमता को जोड़ती है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। आधुनिक वेब विकास में प्रतिक्रियाशील डिजाइन सिद्धांतों को मानक अभ्यास नहीं माना जाता। तो ये गलत बात है, जो बात कही जा रही है ये क्या है, गलत है, ठीक है। 4th नंबर पर आता है सिमेंटिक HTML तत्वों का उपयोग वेबसाइट की सुलभता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना। तो 4th नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5th नंबर पर हम आ जाएं, प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट में ऐसे वेब अनुभव तैयार किए जाते हैं जो सभी प्रयोक्ताओं के लिए उनके डिवाइस या ब्राउजर की कार्यक्षमताओं की परवाह किए बिना सुलभ हो, है ना। तो ये सही बात है, हमने पढ़ी भी है, एनहेंसिव है ना, प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट है ना, अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। 6 नंबर पर आ जाते हैं, वेब विकास मानक और उपकरण वेबसाइट और वेब अनुप्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में न्यूनतम भूमिका निभाते हैं। तो ये बात गलत है, ठीक है। 7th नंबर पर आ जाते हैं, टेक्स्ट एडिटर और IDE है ना, वेब विकास में सामान्यतः उपयोग नहीं किए जाते। तो ये बात गलत है, किए जाते हैं, ठीक है, उपयोग किए जाते हैं, पर ये जो बात कही गई है ना इसमें नहीं लगा, इसलिए क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। 8 है ना, GIT जैसे संस्करण नियंत्रण प्रणाली का उपयोग मुख्यतः परियोजना प्रबंधन के लिए किया जाता है, ना कि कोड को ट्रैक करने के लिए। तो ये वाली बात भी सरासर क्या है, गलत है। 9, जावा स्क्रिप्ट एक बहुउपयोगी है ना, ये बहुप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जो वेब पेजों में अंतःक्रियाशीलता और गतिशील व्यवहार को जोड़ती है। तो ये सही बात है, ठीक है। NPM जैसे पैकेज, NPM लिखा हुआ, ठीक है, NPM जैसे पैकेज प्रबंधक वेब परियोजनाओं में निर्भरताओं को स्थापित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो हाँ, ये वाली बात आपकी क्या है, सही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा होगा या डिमांड होगी तो आगे मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले आपको 10 से 12 क्लासेस में सारे जो सेशंस हैं या सत्र हैं वो सारे कंप्लीट आपको करवा दूँ, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएँ, आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी से लिख पाएँ, ठीक है।